हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक से 30-30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप सीजीपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम की बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि जनरली आप साइंस की पढ़ाई नहीं करते हैं साल भर, और अगर आपने साइंस की पढ़ाई नहीं की है साल भर, तो ये वीडियो आपके लिए, ये पूरी सीरीज आपके लिए है। आप इस पूरी सीरीज को देखें, क्योंकि हम साइंस के क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपने साल भर साइंस की पढ़ाई नहीं की है और आप अगर ये 30 वीडियो को देखते हैं, जो आपको हर दिन एक वीडियो मिलने वाला है, तो आपका रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पीएससी में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे जाए, लेकिन उन क्वेश्चन का जो दायरा हमने क्या किया है, कवर किया हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो आप बिल्कुल 30 कदम पूरी सीरीज को देखें। अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको ये वीडियोज़ मिलेंगे, आप सारे वीडियोज़ चेक कीजिए, सारे वीडियोज़ देखिए और प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तो लगातार हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है मेटल एंड देयर एलॉय। धातु और मिश्र धातुओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीजीपीएससी में, या पूछे जा सकते हैं, वहां से हम प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, एल्यूमिनियम इज अ लाइट बट स्ट्रॉन्ग मेटल। एल्यूमिनियम एक हल्की और मजबूत धातु होती है। बिल्कुल सही, मजबूत धातु होती है और साथ ही लाइट वेटेड होती है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह घर पे यूज किए होंगे, तो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होती है वो। ठीक है, मजबूत होती है। इस बात को हम आगे और ज्यादा समझेंगे कि कैसे। A thin oxide layer on aluminium prevents further corrosion, यानी कि एल्यूमिनियम पर क्या होता है, एल्यूमिनियम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, एल्यूमिनियम के अंदर क्या हो जाता है, एक पतली ऑक्साइड की परत बन जाती है। और एल्यूमिनियम जो है ये क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है। अब ये एल्यूमिनियम की जो पतली परत होती है वो क्या होता है, वो इसमें आगे होने वाले मॉइस्चर की वजह से, या ऑक्सीजन की वजह से, या कार्बन डाइऑक्साइड, या एयर में मौजूद अदर गैसों की वजह से जो कोरोजन होने वाला था, संक्षारण होने वाला था, उसको ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज वाइडली यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। का उपयोग एरोस्पेस उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने ये कहा कि ये लाइट वेटेड है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है। एलॉय यानी कि मिश्र धातु होता है, जिसे कहा जाता है ड्यूरालुमीन। और ये जो ड्यूरालुमीन होता है, जो एल्यूमिनियम और अदर आपके मेटल से मिलाकर बनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, एरोस्पेस में किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। धातु की क्रियाशीलता के बारे में सत्य कथन आपको इसमें से चूज करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जिंक तांबे से अधिक क्रियाशील है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है सोना सबसे क्रियाशील है। देखिए, जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स में, अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी जो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि सबसे कम आपका रिएक्टिविटी होगी किसकी, लिथियम की, उससे ज्यादा होगी सोडियम की, उससे ज्यादा होगी पोटेशियम की, उससे ज्यादा रुबीडियम की, उससे ज्यादा सीजियम की। यानी कि इस तरीके से आपको दिखेगा कि रिएक्टिविटी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है इस ओर, जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं आप, बढ़ती जा रही, क्रियाशीलता बढ़ती जा रही। क्रियाशीलता ज्यादा कैसी होती है कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो उनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए जिंक तांबे से अधिक क्रियाशील होता है, बिल्कुल सही। जिंक जो होता है ये क्या करता है, कॉपर के कंपेयर में जिंक जो है, इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। अब
जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा वो अदर, जैसे कि हवा है, ऑक्सीजन है, उनके साथ में क्या करेगा, जल्दी रिएक्टिविटी इनकी होगी, यानी कि उनके साथ में जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो इसीलिए जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देता है, अगर कॉपर के कंपेयर में कहें तो, इसीलिए जिंक की क्रियाशीलता तांबे से अधिक होती है। ठीक है, तांबा यानी कॉपर। ठीक है, सोना सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में से एक है। बिल्कुल गलत। अगर सोना सबसे ज्यादा क्रियाशील होता तो आप उसको एज अ ज्वेलरी के रूप में आप उसको वेयर नहीं करते, है ना भाई। जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो हवा से, मॉइस्चर से, नमी से उतनी जल्दी रिएक्शन कर लेगा, और जितनी जल्दी रिएक्शन करेगा वो उतना जल्दी काला पड़ जाएगा। लेकिन आप देखते हैं सोना इतनी जल्दी काला पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम क्रियाशील धातुओं में से एक है, सबसे कम क्रियाशील। अच्छा ठीक बोल रहा है, ये कम क्रियाशील धातु है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चूज द करेक्ट। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ब्रास को बोल रहा है, जिसे आप पीतल कहते हैं, ये कॉपर और टिन का अलॉय है। नहीं, ये कॉपर और किसका? जस्ते का अलॉय है, जिंक का अलॉय है ना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्या सही है? कांसा जो है वो कॉपर और जिंक का नहीं, यहाँ पर क्या कर दिया गया है? स्टेटमेंट्स को उलट पलट कर दिया गया है। जबकि ब्रॉन्ज जो है वो क्या है? कॉपर और टिन का अलॉय होता है, और आपका ब्रास जो होता है वो क्या होता है? कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। ठीक है, जो आपका ब्रास होता है उसमें क्या होता है? कॉपर जो है लगभग 60 to 70% है ना, और जिंक जो है ये कितना? 30 to 40% लगभग पाया जाता है इनके मिश्र धातुओं में। मिश्र धातु या अलॉय क्या होते हैं? अब धातु क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा। धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें चमक होती है, कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, है ना। लेकिन अलॉय क्या होते हैं? किसी धातु, एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने हुए मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अलॉय कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड को मिश्र धातु कहा जाता है। तो ब्रास एक प्रकार का मिश्र धातु है जो एक या एक से अधिक प्रकार के धातुओं से मिलकर बना है। तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर का कितना प्रतिशत? 60 से 70, और जिंक का 30 से 40%। ठीक है, वैसे ही ब्रॉन्ज क्या होता है? अगर हम ब्रॉन्ज या कांसे की बात करें तो ये किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है ना, कॉपर और जिंक से। बट ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। कितना? 80 से लगभग 90% इसमें कॉपर होता है, और टिन का प्रतिशत वैसे ही आपको मिल जाएगा 20 से लगभग 10%। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना कॉपर या कितना टिन मिला रहे हैं। ठीक है, जितना शुद्ध होगा उतना ज्यादा कॉपर उसमें मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉन्ज और ब्रास, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है यहाँ पर। तीसरा स्टेटमेंट कहता है स्टेनलेस स्टील कंटेन्स आयरन, क्रोमियम एंड निकल। बिल्कुल सही है। देखिए, आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसी में क्रोमियम और निकल मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अब क्रोमियम और निकल क्यों मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है ताकि आयरन में जो रस्टिंग हो रहा था, यानी कि जो जंग लग रहा था, उसको क्या किया जा सके? रोका जा सके। तो क्रोमियम और निकल में एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसकी वजह से आयरन के साथ में इसको मिलाया जाता है और स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। आपके घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज होते हैं, क्या उनमें रस्टिंग होती है? भाई उनको तो आपको क्या करना होता है? धोना होता है रोज का रोज। मान लीजिए शुद्ध लोहे से बन गया, आप रोज धोएंगे, उसमें तो जंग लग जाएगा। इसीलिए क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट शुरू के 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है स्टेटमेंट वाला। अगेन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट दिया हुआ है हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। देखो, जो ज्यादा रिएक्टिव आपके क्या होंगे? मेटल्स होंगे, जो ज्यादा क्या करेंगे? क्रियाशीलता जिनकी बहुत ज्यादा होगी। अब उनकी बहुत ज्यादा क्रियाशीलता है, इसका कहने का मतलब है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बना लेंगे, है ना। अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाएंगे तो क्या वो बहुत आसानी से कोक या कार्बन से
या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से रिड्यूस हो पाएंगे क्या, अपचयित हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। इसके लिए कौन सा प्रोसेस किया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, कैथोड और एनोड की रॉड लगाई जाती है, इनको कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्या होता है, इसके आयंस जो है वो ब्रेक हो जाते हैं सॉल्ट के, और शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर और अशुद्ध धातु एनोड पर आपको प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से शुद्ध धातु इसमें प्राप्त किया जाता है ना। तो अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघट्य द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, फिर है मध्यम क्रियाशील धातुओं को कार्बन के साथ अपचयन द्वारा निकाला जाता है। ठीक बात है ना। जो आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो तो आसानी से कार्बन द्वारा अपचयित हो जाएंगे। आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा ब्लास्ट फर्नेस, वात या भट्टी में कोक, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड डालकर अपचयन किया जाता है, याद कीजिए, है ना। तो मॉडरेट जो रिएक्टिव होंगे उनको क्या किया जा सकेगा, रिड्यूस किया जा सकता है कार्बन के द्वारा, बिल्कुल सही। फिर लो रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जो लो रिएक्टिव मेटल्स है वो फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोते हैं और ना ही किसी के साथ में हवा, मॉइस्चर, किसी के साथ में रिएक्शन करते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। अगला हमारा सवाल है, इसमें हमको इनकरेक्ट चूज करना है। देखिए, हमेशा हमारे प्रश्न को हमको ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट दिया गया है कि इनकरेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि सोडियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विथ कोल्ड वाटर। सोडियम जो है वो ठंडे पानी के साथ विस्फोटक रूप से क्रिया करता है, क्या सत्य है? देखिए, सोडियम ले लीजिए आप और वाटर ले लीजिए, इनका रिएक्शन जब आप कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा और प्लस बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी या एनर्जी रिलीज होगी। और यही एनर्जी जो है वो क्या करता है, एक्सप्लोजन का काम करता है। तो ठंडे पानी में भी इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम कि ये ठंडे पानी में भी क्या कर देता है, क्या करता है, रिएक्शन कर देता है ना। इसके लिए गर्म पानी या टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ना। तो इसीलिए सोडियम जो है, अब H2 है, H2 बना है, तो H2 क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, जलने में सहायक होता है। ठीक है, तो जब ये हीट के साथ X2 मिलता है तभी क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है। तो बिल्कुल सही है हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, पोटेशियम सोडियम की तुलना में कम क्रियाशील होता है। ये स्टेटमेंट कुछ गलत लग रहा है ना। अभी हमने देखा था रिएक्टिविटी का जो आपका सीक्वेंस हमने देखा था कि लिथियम कम, फिर सोडियम, फिर उससे ज्यादा पोटेशियम। तो पोटेशियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट, बोथ आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। हाँ, दोनों को केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है केरोसिन तेल में, क्योंकि देखो वाटर क्या होता है, इसमें पोलर प्रॉपर्टी होती है, H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो केरोसिन होता है ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसमें कोई भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है और इसमें वाटर की कोई भी क्वांटिटी भी नहीं पाई जाती है। इसलिए इनको क्या रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखा जाता है, ताकि ये किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजन इसमें ना हो। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एजर्शन और रीजन वाला है, कथन और कारण वाला है। यहाँ पर कथन कहता है आयरन रस्ट फास्टर इन कोस्टल एरियाज, यानी कि तटीय क्षेत्रों में लोहा तेजी से जंग खाता है। दूसरा कारण कहता है नमक की उपस्थिति पानी की चालकता को बढ़ाती है और क्षरण को बढ़ा देती है। देखिए, अब तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पे एक तो मॉइस्चर ज्यादा होगा। कोस्टल एरिया में क्या होगा, समुद्री तटीय क्षेत्रों में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, और साथ ही साथ वहां पर जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। अब वहां का जो समुद्र का पानी है जो कि खारा है, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके सॉल्ट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में मुक्त कर देता है। अब वो सॉल्ट के ड्रॉपलेट्स हवा में मौजूद है, तो जिससे वहां पर मौजूद क्या है, लोहा जो है, जब वो वायु के कनेक्शन में आता है, हवा के कनेक्शन में आता है, तो उसमें मौजूद सॉल्ट के ड्रॉपलेट उसको और क्या कर देते हैं, कंडक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसमें आयंस कम होते हैं, लेकिन सॉल्ट जो होता है इसमें Na+ और Cl- आयन होता है, तो ये आयंस क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को और तेज कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा कथन तो सही है, साथ ही हमारा कारण भी सही है, और कथन कारण जो है वो कथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगेन एजर्शन और रीजन वाला सवाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम हवा में एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है। हाँ, रिएक्टिव तो होता है। साथ ही साथ जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बना लेता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? कलर में व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडरी फॉर्म में होता है, पाउडर होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, जब इसको जलाया जाता है तो ये कैसा होता है? रिफ्लेक्शन होता है व्हाइट पाउडर का मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, जिसकी वजह से हमको ब्राइट व्हाइट कलर की एक फ्लेम दिखाई देती है। बिल्कुल सही है ये असर्शन। रीजन कहता है मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये तो सही है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड तो बनाता है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन कथन के साथ में हमको बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कारण सफेद जो लौ के जलने का है वो तो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमारा जो कथन और कारण दोनों ही सही होंगे, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड। लोहे को जस्ते की जो कोटिंग की जाती है वो क्या कहलाता है? अब टिनिंग क्या कहते हैं, जिसमें लोहे पर टिन की कोटिंग की जाती है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। तापानुशीतन, इसमें क्या किया जाता है? टेम्परेचर बहुत हाई किया जाएगा, फिर उसको ठंडा किया जाएगा, इस तरीके से उनमें तो तापानुशीतन नहीं होगा, यानी कि एनेलिंग नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या किया जाता है? इसको सैक्रिफाइस मेथड भी कहते हैं। इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होता है जैसे कि जिंक, उसको क्या किया जाता है? लोहे के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, ताकि जो रस्टिंग प्रोसेस हो वो किस पे होनी चाहिए? जिंक पे होनी चाहिए, जिससे लोहा जो है वो बचा रहता है रस्टिंग से। ठीक है, इसलिए इसको सैक्रिफाइस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जिंक को सैक्रिफाइस किया जाता है लोहे को बचाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर? कौन इनमें से उभयधर्मी प्रकृति का है? तो कौन सा होता है? मैं सीधे आंसर बताऊंगी और क्यों होता है ये बताऊंगी। Al2O3 जो होता है ये उभयधर्मी का प्रकृति का होता है, यानी कि एसिड बेस दोनों प्रकार से व्यवहार करता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है इसमें आयन ज्यादा होते हैं और साइज जो है, आकार जो है वो छोटा होता है, इसीलिए ना ये पूरी तरीके से एसिड है ना पूरी तरीके से बेस है, दोनों प्रकार से व्यवहार करता है समय समय पर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following metals is liquid at room temperature? अब ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें कुछ चीजें छिपी हुई है जिसको हम समझेंगे। यहाँ पर आपको कभी कभी डाउट हो सकता है सीजियम और गैलियम में। आंसर तो वैसे पारा है, परंतु सीजियम और गैलियम का जो आपका आप बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, 28 डिग्री के आसपास होता है, लगभग 28, 29, 26, इस प्रकार से इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इतना पास पास बोल सकते हैं डेटा होने की वजह से कि 25 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर है, तो उससे थोड़ा ही ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए कभी कभी मान लिया जाता है कि ये भी रूम टेम्परेचर पर तरल है, लेकिन वास्तव में पारा जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर तरल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत आपको कथन चुनना है। पारा का उपयोग एमलगम बनाने के लिए किया जाता है। एमलगम क्या होता है? एमलगम एक टाइप का एलॉय होता है, यानी कि मिश्र धातु होता है। इसमें मर्क्यूरी से क्या बनाया जाता है? एमलगम बनाया जाता है। मर्क्यूरी के साथ में किसी अदर मेटल का यूज किया जाता है और उसका एमलगम बनता है। तो मर्क्यूरी तो रहेगा, ये जरूरी है। अब जिसका एमलगम बनाना है, जैसे सोडियम एमलगम बनाना है, तो सोडियम और आपके मर्क्यूरी को मिला दिया जाएगा, तो इस तरीके से सोडियम एमलगम बन जाएगा। गोल्ड एमलगम भी बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा आयरन और प्लेटिनम, इनसे कभी भी एमलगम नहीं बनाया जाता है मरकरी के साथ में मिलकर। तो ये चीज याद रखिएगा, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। पारा जो है इसका यूज जो है एमलगम बनाने के लिए बिल्कुल किया जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सीसा का उपयोग थर्माइट वेल्डिंग में किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है। थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है? जिसमें क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है और उस टेम्परेचर पे जो आपका पिघला हुआ जो लोहा होता है उसको उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जैसे कि रेलवे आपके इंस्ट्रूमेंट हो, आपके रेलवे की सामग्रियां हो गई, उनको आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग में क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है आपस में अलग अलग औजारों को। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी होती है
उनके जो डिब्बे वगैरह होते हैं उनको आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को, अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए थर्माइट वेल्डिंग की जाती है। तो थर्माइट वेल्डिंग में थर्माइट मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके आयरन ऑक्साइड लिया जाता है और एल्यूमिनियम लिया जाता है, ठीक है, जिससे हमको पिघला हुआ लोहा मिलता है और बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 2500 डिग्री टेम्परेचर हमको प्राप्त होता है। तो उसी टेम्परेचर का यूज करके वेल्डिंग किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, Fe2O3 बताया और एल्यूमिनियम बताया। कहीं पर भी सीसा नाम का शब्द यूज हुआ नहीं, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। थर्माइट वेल्डिंग में सीसे का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन पारे का उपयोग एमलगम बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमको गलत कथन चुनना है, तो हम किस पर लगाएंगे आंसर, हमारे ऑप्शन नंबर बी पर। केवल 2 ही क्या है, गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटलर्जी। धातु कर्म के विषय में सही कथन को चुनिए। निस्तापन में अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, बिल्कुल सही। निस्तापन जिसे आप कैल्सिनेशन भी कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है, वायु नहीं दी जाती है, हवा नहीं दी जाती है, और हवा की अनुपस्थिति में जो भी आपके पास में ओर होता है, अयस्क होता है, उसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ताकि उसमें से नमी और अन्य प्रकार की अशुद्धियां जो है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो निस्तापन नमी और वाष्पशील अशुद्धियों को हटाता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, अभी हमने यही कहा। फिर निस्तापन जो होता है सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित कर देता है, क्या ये सही है? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए निस्तापन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके निस्तापन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन विधि होती है, ठीक है, जिसे आप रोस्टिंग भी कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये निस्तापन और भर्जन जिसके विषय पर हम बात कर रहे हैं ना, ये मेटलर्जी प्रोसेस के ही पार्ट है। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी मेटल को उसके जो अलग अलग प्रकार की उसमें जो अशुद्धियां मिली होती है, अब अयस्क क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में है, उसमें मिट्टी है या अन्य प्रकार के धातु हैं या अधातु हैं जो मिले हुए हैं। अब उनको क्या किया जाएगा, शुद्ध धातु हमको प्राप्त करना है, जैसे कि लोहा प्राप्त करना है, तो लोहे में मिले हुए अशुद्धियों को हमको क्या करना होगा, दूर करना होगा। तो हम क्या करते हैं, मेटलर्जी प्रयोग में लाते हैं, धातु कर्म जिसे कहते हैं। तो धातु कर्म अलग अलग स्टेप्स में होता है, ये मेंस का आपका सिलेबस है, आपने पढ़ा होगा, तो ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? शुद्ध धातु को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बात किसकी की जा रही है, कौन से कथन सही है? इलेक्ट्रोलिसिस के विषय में, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन, है ना। विद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है, धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है ना। तो धातु का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मेटलर्जी का ही पार्ट है ये। तो शुद्ध धातु को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, नहीं। एक्चुअल में एनोड जो होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध धातु होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, अशुद्ध धातु प्रयोग में लाया जाता है। और शुद्ध धातु क्या होगा, अब जब एनोड अशुद्ध है तो कैथोड अपने आप क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी कि अगेन ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमको सही चुनना है। तीसरे स्टेटमेंट को रीड करते हैं। धातु का विलय नमक विद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित होता है, यानी कि जो विलय होता है वो सॉल्ट यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के धातु का, जैसे CuSO4 यूज किया जाता है, NaCl यूज किया जाता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, धातु का सॉल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। फिर क्या होता है, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, Cu2+, और इस तरीके से ये आयंस जो है शुद्ध आयन मूव करने लगते हैं कैथोड की, और कैथोड में जाकर क्या हो जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं, उनमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने से हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन दिए हुए हैं लेड और टीन, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक तो नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा कॉपर और जिंक किसका है ना। फिर आयरन और कार्बन नहीं है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा लेड और टीन, Pb+Sn। इसका ये क्या होता है, अलॉय होता है, क्या, सोल्डर। और वायरिंग वगैरह जो होती है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका टिन का प्रयोग किया जाता है लगभग 60, और इसके अनुपात में आपका कितना, 40 के अनुपात में इसका प्रयोग किया जाता है, और मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पर हमको सही विकल्प चुनना है। मिश्र धातु कठोरता में सुधार करती है। जब आप एलॉय बनाते हैं तो क्या ये अधिक कठोर हो जाता है या सॉफ्ट हो जाता है? तो बिल्कुल सही, ज्यादा कठोर हो जाएगा। आप अलग अलग प्रकार के धातुओं को आपस में मिलाएंगे तो उनकी कठोरता में क्या होगी? वृद्धि होगी, इंप्रूव्स हार्डनेस। ठीक है। मिश्र धातु जंग प्रतिरोध में सुधार कर सकती है। बिल्कुल सही। आप क्या कर रहे हैं? स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं तो जंग ज्यादा खाएगा कब? जब आयरन शुद्ध होगा। आयरन में जब निकेल और क्रोमियम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक प्रकार का एलॉय बन जाएगा। और कैसा हो जाएगा? वो जंग प्रतिरोधी गुण आ जाएगा उसके अंदर। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है मिश्र धातु हमेशा विद्युत चालकता में वृद्धि करती है। अलॉय ऑलवेज इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये गलत है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी किसमें? मेटल में, अलॉय के कंपैरिजन में। ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है। दो स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट। अगेन हमको सही विकल्प चुनना है, इनमें से सही स्टेटमेंट चुनना है हमको। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है। अभी हमने कहा स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकेल, इनका क्या होता है? मिश्र धातु या अलॉय होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, बिल्कुल सही। कार्बन स्टील में उच्च कार्बन सामग्री होती है। अब नाम ही है कार्बन स्टील तो कार्बन सामग्री तो उच्च होगी ना। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। इस प्रकार के स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। गढ़े हुए लोहे में 4% कार्बन होता है। नहीं, इसमें बहुत कम कार्बन होता है, लगभग 0.12% जो होता है इनमें कार्बन होता है। 4% बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। बाकी के दो स्टेटमेंट सही है। सही चुनना है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबाउट एलिंगम डायग्राम स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर हम एलिंगम डायग्राम के विषय में, कथन के बारे में बात कर रहे हैं। एलिंगम डायग्राम क्या बताता है? किसी विलयन में जो विलेय है उसकी सॉल्युबिलिटी को बताता है कि वो कितना तेजी से घुलेगा, कितना ज्यादा घुलेगा। तो एलिंगम डायग्राम जो होता है ये आपके सॉल्युबिलिटी और साथ में टेम्परेचर, इसके बीच में एक प्रकार का ग्राफ होता है। ठीक है, कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, कम घुलनशील होगी। तो कितना घुलनशील होगा ये बताता है एलिंगम डायग्राम। पहला स्टेटमेंट कहता है अपचयन प्रतिक्रियाओं की व्यवहार्यता की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए, अपचयन ज्यादा होगा मतलब ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा, और ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा मतलब प्रेसिपिटेट ज्यादा बनेगा, घुलेगा नहीं अच्छे से, है ना। तो अपचयन जो होगा वो किसके? सॉल्युबिलिटी के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जितना ज्यादा अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन प्रतिक्रियाओं की व्यवहार्यता की भविष्यवाणी करने के लिए एलिंगम डायग्राम उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही। मैंने अभी कहा ना, सॉल्युबिलिटी बताता है, यानी कि अपचयन कितना कम होगा ये बताता है। ठीक है। फिर निचली डेल्जी रेखा एक मजबूत अपचयकारी एजेंट को इंगित करती है। देखो, डेल्जी जो होता है ये गिब्स वैल्यू होता है। डेल्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, अगर 0 से कम है, डेल्जी की वैल्यू अगर 0 से कम है तो क्या होगा? ये आसानी से घुल जाएगा। और डेल्जी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो गई तो ये क्या होगा? आसानी से नहीं घुलेगा, सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये क्या बताता है? मजबूत अपचयकारी एजेंट को इंगित करता है। बिल्कुल ये हमारा सही स्टेटमेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। अपचयन के लिए सर्वोत्तम तापमान तय करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है ना, कि भाई कितना ज्यादा अपचयन होगा, कितने टेम्परेचर पे अपचयन कम होगा, ये कौन डिसाइड करता है? एलिंगम डायग्राम डिसाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों ही हमारे क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ग्रीन कोटिंग ऑन ओल्ड कॉपर वायर्स और यूटेंसिल्स इज। पुराने तांबे की तारों या बर्तनों पर जो हरी कोटिंग होती है वो क्या होती है? ठीक है। तांबा नाइट्राइड, तांबा सल्फेट, तांबा कार्बोनेट या तांबा ऑक्साइड। एक्चुअल में क्या होता है? ये तांबा कार्बोनेट होता है। इसको पेटीना भी कहते हैं, वर्डिग्रिस भी कहते हैं। ये क्या होता है? जो पुरानी तांबे की तारे या बर्तनों पर, आपने बर्तनों पर तांबे के जो लोटे होते हैं जिस पर भगवान को जल चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा, उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। ठीक है। तो ये क्या होता है? तांबा कार्बोनेट होता है। तांबा कॉपर जो होता है ये क्या बना लेता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर के ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब ये कॉपर का ऑक्साइड जब एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर के साथ में क्या करता है? रिएक्शन करता है, तब ये बना लेता है क्या? तांबा का कार्बोनेट, यानी कि CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। इस तरीके से हमको क्या मिलता है?
तांबा कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को क्लीन करने के लिए नींबू वगैरह, ये कोई एसिडिक नेचर का कोई फ्रूट जैसे इमली वगैरह आप क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, जिससे वो चमक जाता है। आजकल पीताम्बरी वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच मेटल इज यूज्ड एज कैथोड इन AA और AAA ड्राई सेल? जो ड्राई सेल्स होते हैं उनमें कैथोड के लिए किसका यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसमें कैथोड के लिए जो है आपका किसका यूज किया जाएगा? कार्बन रॉड। अब कार्बन इनमें किसमें है भाई? कार्बन का अपर रूप क्या है यहाँ पर? ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट ही आंसर आ जाएगा। या तो फिर कार्बन रॉड दिया होगा या फिर ग्रेफाइट दिया होगा, दोनों ही सेम है। अब क्यों ग्रेफाइट का यूज किया जाता है? क्योंकि ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी, अच्छी कंडक्टिविटी के लिए कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, उसकी आउटर लेयर के लिए। ठीक है, और एनोड के रूप में जिंक का प्रयोग किया जाता है, जो आपके ड्राई सेल्स होते हैं उनमें। याद रखिएगा कैथोड एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो डेली लाइफ के प्रश्न है यहाँ से ज्यादा बनने की संभावनाएं होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत फैक्चुअल सवाल था। आ जाते हैं, वाटर पाइप्स ऑन ओल्ड बिल्डिंग्स वेयर मेड ऑफ। पुरानी इमारतों में पानी की पाइपें किसकी बनी होती है? तो पहले आंसर बता देती हूँ। सीसा जो है ये बनाया जाता था पुरानी इमारतों में, पाइप्स वगैरह जो है वो बनी होती थी। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट को देखा गया कि सीसा जो है वो पानी के साथ में मिल जाता है और सीसे की बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। इसकी वजह से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इसकी वजह से सीसा का उपयोग धीरे धीरे अब बंद कर दिया गया। लेकिन जो पुरानी इमारतें होती थी उनमें जो आपके पाइप्स वगैरह होते थे, क्योंकि इनमें लीकेज प्रूफ होता था ये, ठीक है, लीकेज वगैरह नहीं होने देता था, चीप होता था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था, इसलिए ये क्या होते थे, टैंक्स में यूज किया जाता था सीसा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सीसा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। Metals are used in coin like 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees is mostly। ठीक है, इनमें से जो 1, 2 या 5 रुपए के जो सिक्के होते हैं उनमें कौन सी प्रकार की धातु जो है वो उपयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका निकल पीतल मिश्र धातु प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कहीं पर क्रोमियम भी दिखे तो वो भी सही है। निकल, क्रोमियम, पीतल, इनके एलॉयज जो है वो यूज में लाए जाते हैं आपके 2, 5 इनके सिक्कों में। तो ये याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखिए पीतल का हमने पढ़ा, पीतल में क्या होता है, किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच मेटल इज यूज्ड इन डिओड्रेंट्स एंड एंटी पर्सिपिरेंट? यानी कि डिओड्रेंट और एंटी पर्सिपिरेंट यानी कि प्रतिस्वेदक में, डिओड्रेंट में किस धातु का प्रयोग में लाया जाता है? आप डिओड्रेंट यूज करते हैं ताकि आपको कम स्वेटिंग हो, आपके शरीर से स्मेल ना आए, गंदी स्मेल ना आए, खुशबू आए आसपास। ठीक है, तो डिओड्रेंट्स में एंटी पर्सिपिरेंट यानी कि प्रतिस्वेदक के रूप में, है ना, जो कि पसीना ना लाए, इसके लिए किस प्रकार के धातु का प्रयोग में लाया जाता है? तो एल्यूमिनियम के सॉल्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के सॉल्ट टेम्परली क्या करते हैं, आपके जो स्वेट ग्लैंड होते हैं इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि आपके स्वेट ग्लैंड को ये ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए इनका क्या यूज किया जाता है, एंटी पर्सिपिरेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी वजह से आप जब डिओड्रेंट लगाते हैं तो आपको पसीना कम आता है। ठीक है, नहीं आता है नहीं कहूंगी, जिनको ज्यादा स्वेटिंग होती है उनको कम आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सही कथन क्या है? पहला है चांदी के आयन पानी में बैक्टीरिया को मारते हैं। देखिए जो चांदी होती है Ag, इसके जो आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। कैसे? बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं, इससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और साथ ही उनके प्रोटीन्स, उनके डीएनए पर सीधा अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आजकल देखा जाता है कि आरओ जो फिल्टर होते हैं आपके, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं, आरओ, इसमें क्या किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आरओ तो वैसे ही फिल्टर होता है, बट उसके भी जो टैंक होते हैं उसमें भी कभी कभी फंगस, एल्गी या फिर आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया का जमाव लंबे समय से उसमें पानी भरने के कारण हो जाता है। तो चांदी क्या करता है, बैक्टीरिया को क्योंकि खत्म करता है, इसलिए चांदी का यूज आजकल किया जा रहा है। ठीक है, फिल्टर में, लेकिन कम मात्रा में ही इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये कम मात्रा में ही बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो प्रश्न को थोड़ा समझिए, कम मात्रा में किया जाता है यानी कि कम क्वांटिटी में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियोडायमियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नेट का उपयोग मोबाइल स्पीकर में किया जाता है। बिल्कुल सही। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये जो मैग्नेट होता है ये कैसा होता है, लाइट वेटेड होता है।
बहुत क्या होता है, लाइट वेटेड होता है, थिन होता है, पतला होता है, साथ ही साथ में ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है। इसके लिए इस प्रकार के नियोडिमियम आपके आयरन बोरॉन मैग्नेट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है मोबाइल के स्पीकर्स में। ये मैग्नेट मजबूत होते हैं, अभी जैसे मैंने कहा, ठीक है, टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, थिन होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है। ये हीटिंग पर आसानी से चुंबकत्व खो देता है। देखिए हर एक मैग्नेट का अपना क्यूरी टेम्परेचर होता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें वो अपना जो मैग्नेट प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर देता है, आसानी से खो देता है। तो इसका भी क्या होता है, ये किसी न किसी टेम्परेचर पर हीटिंग पे आसानी से अपने चुंबकत्व को खो देते हैं। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सोल्डर, टिन और सीसा की एक मिश्र धातु है। अभी हमने पढ़ा था टिन और सीसा, इनके क्या है, ये मिश्र धातु है, ठीक है, लेड और टिन, है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था। बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका उपयोग विद्युत घटकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अभी मैंने कहा सोल्डिंग की जाती है, मैकेनिक लोग बोलते हैं ना सोल्डिंग कर देते हैं, वायर की सोल्डिंग कर देते हैं। तो वायर्स को क्या करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दूसरा सही है। तीसरा क्या है, सोल्डर क्या है, चुंबकीय है। क्या इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टी होगी, नहीं होगी भाई, टिन और सीसा से मिलकर बना है तो कैसे चुंबकीय प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक और दो, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अलॉयज यानी कि मिश्र धातु से प्रश्न बहुत ज्यादा बनने की संभावना होती है। इसको हमने बहुत सारे क्वेश्चन उसके कवर किए हुए हैं और लगभग सभी को कवर किया हुआ है। जितने प्रकार के अलॉय बनते हैं पिछले वर्ष जिन सेगमेंट से प्रश्न पूछे गए थे हमने सबको कवर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत भराव अक्सर सोना चांदी मिश्र धातुओं से होता है ना। दांत आपके जब बहुत ज्यादा आप मीठा खाते हैं, दांत जो है वो अंदर से पोल हो जाता है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, बहुत दांतों में दर्द होता है। आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, बोलते हैं कि फिलिंग करानी पड़ेगी। तो फिलिंग जो है आजकल तो खैर मेटल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका होता था। पहले सोना चांदी के जो मिश्र धातु है इसका उपयोग किया जाता था। आजकल सिरेमिक की जाती है, बट पहले के टाइम पे सोने चांदी का यूज किया जाता था, ठीक है। ये मिश्र धातु जंग प्रतिरोधी और टिकाऊ होते हैं। बिल्कुल सही भाई, आप तो खाओगे पानी पियोगे, जंग लग जाएगा तो कैसे करोगे। तो ये जंग प्रतिरोधी होते हैं, साथ ही टिकाऊ भी होते हैं। दंत मिश्र धातु केवल शुद्ध सोने से बनी होती है, नहीं प्योर गोल्ड नहीं होता, ये एलॉय का बनाया जाता है और आजकल तो सिरेमिक होता है। तो दो हमारे स्टेटमेंट सही है, एक और दो, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। गन मेटल जो होता है वो कॉपर, टिन और जिंक का अलॉय होता है। बिल्कुल सही। गन मेटल किससे बनता है, कॉपर, आपका टिन और साथ में जिंक, है ना, Zn। इनसे मिलाकर क्या बनता है, आपका गन मेटल बनता है। इसमें सबसे ज्यादा कॉपर का यूज किया जाता है 88%, इसके बाद फिर 10 और 2% आपका इन अलग अलग प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका उपयोग सिक्के बनाने के लिए करते हैं, नहीं, अभी हमने देखा सिक्के बनाने के लिए हम निकल पीतल यानी कि निकल ब्रास एलॉय का यूज करते हैं या क्रोमियम यूज करते हैं। गन मेटल का यूज जनरली सिक्के बनाने के लिए नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। गन मेटल कठोर और जंग प्रतिरोधी होता है, ये तो सही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, जंग प्रतिरोधी होता है, आसानी से इसमें कोरोजन नहीं होता है क्योंकि ये मॉइस्चर को ज्यादा अडॉप्ट नहीं करता है और उसकी वजह से इसमें कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो हमारा दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है गलत है, ठीक है, और सही चूज करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स यानी कि तुरही जो है इस संगीत, ये क्योंकि हवा वाली, विंड वाली क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो विंड आप देंगे, हवा देंगे, फूकेंगे तो उसमें से मॉइस्चर भी जाएगा। अब मॉइस्चर जाएगा तो कोरोजन होगा, तो जिसमें एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसका प्रयोग किया जाएगा, क्या, ये वाद्य यंत्र बनाने में। तो किसकी होती है, पीतल की, ब्रास की। आप ज्यादातर देखेंगे ये तुरही या ट्रम्पेट्स या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ज्यादातर ब्रास से बनाए जाते हैं क्योंकि साउंड भी इसमें क्या होता है, ट्रबल प्रॉपर तरीके से कर पाता है। तो पीतल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तुरही जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अलॉय इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग शिप प्रोपेलर्स। पानी जहाज के प्रोपेलर बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु प्राथमिकता दी जाती है। तो वैसे तो प्राथमिकता एल्यूमिनियम से बने हुए मिश्र धातुओं को दी जाती है, एल्यूमिनियम को दी जाती है, परंतु एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गन मेटल,
ठीक है। गन मेटल जो होता है ये स्ट्रांग होता है, लाइट वेटेड होता है और साथ ही एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी होती है। मॉइस्चर को ये बहुत ज्यादा क्या नहीं करता, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, कोरोजन इसमें नहीं होता है। इसकी वजह से गन मेटल का यूज किया जाता है। गन मेटल बनता किससे है? टिन से, जिंक से और साथ में कॉपर से। इन तीनों का ये क्या होता है? अलॉय होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गन मेटल। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम सवाल है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोकपल्स टू मेजर हाई टेम्परेचर? उच्च तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल में किस धातु का प्रयोग में लाया जाता है? तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए ऑलवेज प्लेटिनम का यूज किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आयरन और प्लेटिनम इन्हीं दो चीजों से एमलगम नहीं बनता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा मेटल्स और एलॉय के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी, आपको अच्छा लगा होगा प्रश्न सॉल्व करके। हमने ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपकी डेली लाइफ से हो, और ऐसे ही प्रश्न जो है वो ज़्यादातर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री वाले सेगमेंट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे के टॉपिक्स क्लियर करने के लिए, रिविजन करते रहने के लिए हमारे हर दिन 30 के दम वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। थैंक यू।